हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स, कल जो है वेबसाइट टीजीटी की खुल गई थी, लेकिन आज फिर पता चला है कि अब दोबारा से ये पूरी मतलब वैकेंसी रद्द कर दी गई है फिलहाल। तो अब नया नोटिफिकेशन आएगा, तब तक के लिए वेट कीजिए, लेकिन अपने अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। क्योंकि जो भी आप अगर और भी कुछ कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा जारी रखिए। क्योंकि धीरे धीरे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी और आपको अच्छी तरीके से चीज़ें जो है याद रहेंगी। तो मैं नीता भास्कर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि नई वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब, और आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही ये हेल्प करेंगे। तो चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से और ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन लाई हूँ आज आपके लिए, वैदिक काल के क्वेश्चन है अभी। तो 25 क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए लाई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सेकंड है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो फ्रेंड, इसमें है ए केवल वन, बी केवल टू, सी एक और दो दोनों, और डी है न तो एक न ही दो। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। अग्नि को, बृहस्पति को, दोष को या इंद्र को। तो निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती और डी सावित्री। तो इसमें जो है ए लोपा मुद्रा जो है वो ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। फोर्थ क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। ए शस्त्र, बी कृषि औजार, सी लिपि और डी सिक्का। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग जो था वो एक आभूषण के लिए होता था, लेकिन बाद में उसका प्रयोग हुआ जो है सिक्के के रूप में। बाद में वो सिक्के के लिए उसका प्रयोग हुआ निष्क शब्द का। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, देख लेते हैं। ए है कान का, बी गले का और सी बाजू का और डी कलाई का। तो जो निष्क था वो गले का आभूषण था, गले में पहना जाता था। सिक्स क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ए है स्वर्णाभूषण, बी है गाय, सी है तांबे के सिक्के और डी है चांदी के सिक्के। तो ये जो है इसमें राइट आंसर है ए,
निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के लिए। इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इसमें डिटेल है कि बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। ध्यान दीजिए, प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे में क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका जो था मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। निशाका जो थी वो मूल्य जो है उच्च मूल्य वाली थी, मुद्रा थी, और जो है निशाका उच्च मूल्य वाली, और ये मशाका जो थी वो निम्न उससे थी मूल्य वाली। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था, तो इनको निष्क भी कहा जाता था और निशाका भी कहा जाता था। 7वां क्वेश्चन हमारा, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ए, यह मध्य एशिया में तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। सी है, वेद के मूल ग्रंथों की रचनाएं यहाँ हुई थी। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 क्वेश्चन में हमारा आंसर राइट हो जाएगा ये बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं या देवियों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। तो बोगज कोई बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ये ध्यान रखिए। और ये जो है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं देवियों के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक। 8वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ए है मानसेहरा, बी है शहबाजगढ़ी, सी है बोगजगोई और डी है जूनागढ़। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बोगज कोई। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोगज कोई। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुछ अभिलेख मिले हैं। ये जो अभिलेख मिले हैं इसमें 4 हमारे जो देवता थे ऋग्वैदिक काल के, उनके नामों का उल्लेख मिलता है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही था। तो इसमें मिलता है इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत। 4 जो हमारे ऋग्वैदिक काल के देवता थे उनके नामों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये जो है ये बोगज गोई स्थान जो है, इसमें भारत, ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना भी इससे मिलती है। 9वां क्वेश्चन हमारा, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ए, एक बटाना से, बी बोगजगोई से, सी बेबीलोन से और डी बिसोटून से। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ये भी है बोगज कोई, बी। इसमें जो है बोगजगोई से ये प्राप्त हुआ है। इसमें भी वही चीज है जो ऊपर मैंने बताया था डिटेल में, यही आंसर इसमें भी आएगा डिटेल में जाएंगे तो। 10th क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से किसने आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा था? तो आदि देश के बारे में ए शंकराचार्य, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद और डी है हमारा बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर हमारा है डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के आधार पर यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। इन्होंने क्या मत व्यक्त किया था? इन्होंने मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। बहुत इतिहासकार हैं जो इस मत को मानते नहीं है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा था। तो हमारा आंसर है डी। 11वां क्वेश्चन हमारा, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण और डी पंचविश ब्राह्मण। तो इसमें राइट आंसर है हमारा सी शतपथ ब्राह्मण, जो है ये सी है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में
वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन जो है इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है इसका ही स्थान है शतपथ ब्राह्मण का। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। तो ये जो पुरुष मेघ है इसका जो है उल्लेख, पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, इसमें शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ओके, 12th क्वेश्चन है हमारा, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ये जो है ऋषि थे माधव से संबंधित, तो ये कौन थे? ये थे शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ये थे ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र और डी ऋषि गौतम रघुवर। तो 12th क्वेश्चन का हमारा आंसर है, ये है डी ऋषि गौतम रघुवर, ये है डी। ठीक है, इसमें भी ये डी था, मिट गया था। 13 क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? इसमें है ए अंगमगध, बी कौशल विदेह, सी कुरु पंचाल और डी मत्स्य सूरसेन। तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर है अंग मगध। राइट आंसर हमारा अंग मगध है। इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अंग तथा मगध को आर्य संस्कृति का धुर माना जाता है। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कार पूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं तथा यहाँ के लोगों के ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। ठीक, तो हमारा आ गया 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था देख लेते हैं। ए है अथर्ववेद में, बी है ऋग्वेद में, सी है सामवेद में और डी है यजुर्वेद में। तो इसमें अथर्व गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेरणा हुआ है ऋग्वेद में। आंसर बी सही है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो है उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। पहले इसका पहले मतलब तो था कि जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता, परंतु बाद में इसका अर्थ यह हो गया कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक, 15 क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो प्रमुखता क्या धर्म था पूर्व वैदिक आर्यों का? ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ और डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? सी है प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। वैदिक काल में जो है पूजा पेड़ पौधों की, अलौकिक चीजों की ज्यादातर होती थी। जो चीजें पेड़ पौधे हैं, हवा है, जो है बादल हैं, जैसे इंद्र की पूजा, इन सब की पूजा होती थी। तो पीपल की पूजा होती थी। तो इन सब चीजों की पूजा ऋग्वैदिक काल में होती थी। तो ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे ऋग्वैदिक काल में। 16 क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी?
वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ए है मूर्ति पूजा, बी है एकेश्वरवाद, सी है देवी पूजा और डी है बलि एवं कर्मकांड। तो ऋग्वेद काल में जनता जो है ज्यादातर बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी, यज्ञ बहुत होता था और यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों रूपों में होता था। देव पूजा के साथ साथ पितरों की भी पूजा होती थी और बलि भी चढ़ाई जाती थी। तो इसमें बलि एवं कर्मकांड ये जो है ऋग्वेद काल में लोग इसमें मुख्यतः विश्वास करते थे। 17 क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी और डी परुशड़ी। तो प्रसिद्ध जो है 10 राजाओं का युद्ध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। ये अक्सर पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में, यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बार बार क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। तो इसमें है डी परुशड़ी नदी। तो ये कौन सी नदी थी? इसमें राजा सुदास थे जिनके बीच जो है युद्ध हुआ था, पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। और ये आधुनिक नदी जो परुशणी है, ये इसे रावी नदी कहा जाता है। ये जो है 10 राजाओं का युद्ध जो था परुशणी नदी कहते थे उस समय, इसे अब आजकल आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा थे सुदास ने उन विरोधी जातियों को हराया जिनसे परुशणी नदी पर शिव पक्था और उत्तर पश्चिम की सैन्य जातियां आ मिली थी। भरत जन के लोगों ने इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से अपनी प्रधानता आर्य जनों के बीच स्थापित की थी। तो ये राजा सुदास और भरत जन के लोगों के बीच उसमें यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। 18 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीतत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो इसमें जो है सिंधु, सरस्वती, वितास्ता, यमुना। ये सिंधु नदी है, बी सरस्वती नदी है, सी जो है वितास्ता है और डी यमुना नदी है। तो इसमें जो है ऑप्शन है हमारा राइट बी, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रवृत्त एवं सम्मानित नदी सरस्वती मानी जाती थी और सरस्वती को ही मातेत्मा, देदीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी। मातेत्मा का नाम सबसे अच्छी माँ, देवीत्मा का नाम सबसे अच्छी देवी और नदीत्मा का मतलब सबसे अच्छी नदी जो है ये सरस्वती नदी थी। 19 क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इसमें ए है यदु, बी है पुरु, सी है तुर्वस और डी है कीकट। तो इसमें जो है ये डी आंसर हमारा राइट है, कीकट। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो प्राचीन काल में आर्यों को जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्पकर्म और डी व्यापार। तो आर्यों का जो है जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था बी शिकार। प्राचीन काल में जो है शिकार पे निर्भर थे और वो जो है गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे, उसके द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते थे और भोजन प्राप्त करते थे। 21 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ए है जौ, बी है चना, सी है चावल और डी है गेहूं। तो ये जो है जौ, ये राइट आंसर है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले पूछ लेता है कभी कभी कि भारत में सबसे पहले किस अन्न का उत्पादन हुआ था, तो ये जौ ही है जिसका उत्पादन सबसे पहले माना जाता है यहाँ पे। और कपास है जो कॉटन, उसका भी उत्पादन ये भी माना जाता है कि भारत में ही सबसे पहले शुरुआत कपास की हुई थी।
कपास की खेती की मतलब जो साक्ष्य मिले हैं वो भारत में मिले हैं, उसी तरीके से जौ भी। वैदिक युग में 22 क्वेश्चन है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र और डी है वंश परंपरागत राजतंत्र। क्या है ये है वैदिक युग और इनमें प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र और वंश परंपरागत राजतंत्र। तो इसमें राइट आंसर है हमारा डी। डी जो है राइट आंसर है वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिलते हैं, किंतु जन रुचि राज परिवार के लोगों तक ही जान पड़ती है। तो इसमें जो है राजा जो बनते थे वैदिक युग में, वो जो है वंशानुसार होते थे कि जिस वंश में राजा के वंश में जन्म लिया है तो उनके बेटे इस तरीके से ये राजतंत्र प्रणाली थी और वंश परंपरागत होती थी। लेकिन कहीं कहीं उदाहरण मिलता है कि जहाँ लोगों द्वारा राजा चुने भी जाते थे। 23 क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युगीन सभा ये गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी, डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो ये थी मंत्री परिषद थी। क्या थी? वैदिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी। ये चीज ध्यान रखिए कि जो सभा थी वो उसमें उच्च कुल के लोग और वृद्ध लोग जो है सम्मिलित होते थे, और जो समिति थी वह सर्वसाधारण यानी जनसाधारण की, आम लोगों की सभा होती थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति और परिवारों के प्रमुख लोग भाग ले सकते थे। ठीक, तो इसमें जो है मंत्री परिषद थी। अब 24 क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप बिल्कुल रट डालिए। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है और अक्सर पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है। तो इसमें ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद और सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो सभा और समिति जो थी इनको किसकी दो पुत्रियां कहा जाता है? अथर्ववेद की। बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल नहीं है। इसे अथर्ववेद की जो है अथर्ववेद में इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ओके, 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में और डी अथर्ववेद में। तो आरण्यक का जो उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है हमें अथर्ववेद में। कहाँ पे मिलता है ये? अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख। तो इसमें जो है अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा विश्वासों का भी विवरण मिलता है। इसमें भी विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा पढ़े गीतों आदि के भी विवरण सुरक्षित है। तो इसमें कई चीजों का विवरण मिलता है और ये जो है अथर्ववेद में आयुर्वेद रोग निवारण की विधि आदि का भी वर्णन इसमें मिलता है। तो हमारा राइट आंसर है डी। तो हमारे 25 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान दीजिए आप लोग और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। एग्जाम तो होगा ही, फार्म भी आएगा दोबारा, जल्दी ही आ जाएगा। और 2020 की जो परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी की तो होनी है, थोड़ा लेट होगी, लेकिन अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो उसे आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको मौका मिला है, आपको टाइम मिला है, उतनी आप अच्छी तैयारी बेहतर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।